हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने नवोदय विद्यालय के पेपर के लिए तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। आप सभी का पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है और इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, लाखों से बच्चों ने फॉर्म भरा है और लाखों की संख्या में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन सभी का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। हर जिले के लिए 80 सीटें निर्धारित की जाती हैं और प्रत्येक जिले में केवल 80 ही बच्चों को लिया जाएगा। तो अगर आप भी उन 80 बच्चों में बनना चाहते हैं या फिर अपना नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी को पता है मेरे चैनल पर नवोदय विद्यालय के लिए मॉडल पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका टाइम है हर शाम 6 बजे। आप सभी को हमारे चैनल पर एक नया वीडियो मिलता है, चाहे वो लाइव क्लास को लेकर हो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, लेकिन आप सभी को एक नया मॉडल पेपर करवाया जाता है। और आज की वीडियो में भी आप सभी के लिए वही पेपर लेकर आया हूं जो 100% इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा ही पेपर आने वाला है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ। मैं भी आप ही की तरह अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। बस इतना फर्क है कि मैंने परीक्षाएं पास कर ली हैं और आप तैयारी कर रहे हैं। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों का ये 13 दिसंबर का ऐसा ही पेपर आने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी और इस पेपर को पूरा देख लेना। परीक्षण पुस्तिका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाता रहूंगा। परीक्षण पुस्तिका कोड रहने वाला ये आर। और इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर 1, समझ लीजिए, मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 दोनों का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए। एक एक घंटे या फिर 1.5 घंटे के मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस हैं, वो आप जाकर देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले वाले पेज में या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमारा होता है रोल नंबर। देखिए रोल नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रोल नंबर है 24 39 84 7, इस तरीके से उसको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पेपर देने जाऊंगा तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, सबसे पहले अजय। उसके बाद अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो मैं ऐसे करके सिग्नेचर कर सकता हूँ रनिंग हैंड में। समझे आप। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या हिंदी में लिखें, तो भाई हिंदी में भी लिख सकते हो, एक ही लैंग्वेज में लिख लेना आपको। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अजय अजय, इस तरीके से भी लिख सकते हो। समय आपको 2 घंटे का मिलता है, तो 2 घंटे में हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। 100 अंकों का पूरा वो पेपर होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपके 100 में 100 पूरे होने वाले हैं। समझे। अब देखिए परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको जो चीजें बताने वाली हैं वो बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक चीज है, परीक्षा का प्रकार में आप देख लीजिए। पहले रीजनिंग आएगा जहां पर आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 1 से लेकर 40। अंक गणित आएगा जहां पर 41 से लेकर 60, यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 ही क्वेश्चन हिंदी के देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल 80 क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आने वाले हैं। योग में आप देखोगे 50 अंकों का आपका रीजनिंग होगा। आप मान लीजिए कि रीजनिंग में आपके 50 अंक तो पूरे होने वाले हैं। ठीक है, मैथ में 1-2 गलती हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन मैथ में भी आपके 25 आउट ऑफ 25 ही आने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 25 आउट ऑफ 25 आएंगे। 100 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो 100/100 की हम तैयारी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहने वाला है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। अब यहाँ पर निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, अगर आपको पेपर की फील लेनी है या फिर पेपर जैसा आपको लगना चाहिए कि आप पेपर दे रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो आपको ये निर्देश भी पढ़ने हैं सामान्य रूप से। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये हमारा रहने वाला है पहले नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक प्लस का निशान है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर भरा हुआ वृत्त है थोड़ा सा, और यहाँ पर माइनस का है। यहाँ पर 2 प्लस के हो गए, 2 माइनस के हो गए, ये सेम चीज रहने वाली है। यहाँ पर 3 हो गए, 3 नीचे इधर हो गए। ठीक है, ये भी सामने रहने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक विधि से, तीनों विधि से समान है। ठीक है, लेकिन ये डी वाला अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस के निशान 4 हुए तो हैं, लेकिन नीचे भी तो माइनस के होने चाहिए थे ऐसे करके 4, तो यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा डी वाला क्या हो गया, ये हो गया अलग। और यही आपको OMR शीट में भरना है, ऐसे करके पहले का डी इस तरीके से। अब OMR शीट कैसे भरना है, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, बस आप उसको देख लेना और आपका OMR शीट भरने में कभी गलती नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति ये उससे जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई हैं, और ये वाली इससे जुड़ी हुई है, यानी कि तीनों का एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे यहाँ पर भी ऐसे करके जुड़ी हुई है, और आकृति का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, यानी वर्ग है तो तीनों वर्ग ही होने वाले हैं, समझे आप। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी सही तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी, लेकिन अलग कैसे पहचानोगे? देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ से छोटे से बड़ी की ओर लगाया गया है, यानी कि आप समझ रहे हो, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर से छोटा फिर छोटा फिर उससे बड़ा, समझे। यहाँ पर भी छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर ऐसे, इस गलत डायरेक्शन में दे दिया। ये इधर की तरफ आना चाहिए था ऐसे करके, और ऐसे करके बनते हुए चले जाना चाहिए था, है ना, लास्ट में बड़ा आ जा, बड़ा वाला आ जाता। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सी वाला हमारा अलग हो गया, और यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको? आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं क्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली आकृति की इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है, और इस आकृति के सामने ये सेम इस तरीके की आकृति ही होनी चाहिए, और ये वर्ग है तो इसके सामने त्रिभुज है, समझे। यहाँ पर आप देखेंगे इसके सामने बिल्कुल सेम आकृति है, वर्ग है तो इसके सामने त्रिभुज है, और त्रिभुज का मुंह नीचे की तरफ है, ये बात हम समझ लेना आप। और अच्छा, यहाँ पर हमारा सी वाला अलग हो गया, क्योंकि इसके सामने इसकी तरह आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर गोलाकार आ गई। वर्ग के सामने त्रिभुज है वो सही है, लेकिन इसके सामने ये वाली आकृति ऐसे करके होनी चाहिए थी, जो कि हमारी नहीं हुई है, समझे। और ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ठीक तरीके से दे रखा है, और हमारा सी वाला हमारा अलग हो जाएगा। तो 3 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है बी डी एफ जी। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी अपने मॉडल पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन करवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी लिख लेंगे जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ए को छोड़ दिया था, पहले वाले को छोड़ दिया था, उसके बाद डायरेक्ट बी लगाया, फिर सी को छोड़ दिया फिर डी लगाया, दिख रहा है आपको। यहाँ पर डी आ गया, ए को छोड़ा तो बी आ गया, सी को छोड़ा तो डी आ गया, ई को छोड़ दिया तो हमारा एफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ के बाद जी को छोड़ेंगे, लेकिन एच आना चाहिए था, यहाँ पर वाले जी वाले में एच आना चाहिए था, और यहाँ पर इन्होंने जी लगा दिया। तो इस तरीके से पहले का जो हुआ हमारा राइट आंसर वो हुआ डी वाला, ठीक है। पहले का जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ जी, डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? ये वाला क्या हो गया, डी वाला राइट आंसर हो गया। चलो अब हम करते हैं भाग नंबर 2। ये है हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में निर्देश में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये हमारा 5वें नंबर वाला क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी की तरह आपको सेम आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे टेबल लगा हुआ है इस तरीके से, ये हमारा टेबल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, लेकिन सी में हमारी ये वाली आकृति बिल्कुल दिख रहा है, तो ये जो है सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है जी, सी वाला जो राइट आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम आकृतियां बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हो, बस आपको ध्यान से और बारीकी से क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। अब हम देखेंगे ये वाला। सबसे पहले ये दोनों कॉर्नर देखो, ये कहाँ पर है, ये सभी में आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ये है वृत्त है, त्रिभुज है, फिर वृत्त है, ठीक है, सॉरी ये आपका वृत्त है, गोलाकार है। अब देखेंगे यहाँ पर तीनों में तो गोलाकार है, यहाँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वृत्त हुआ, फिर त्रिभुज जैसा हुआ, फिर वृत्त हुआ, नीचे की तरफ त्रिभुज है, वृत्त है, फिर ये। ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको OMR शीट में भरेंगे ना, तो आप ऐसे करके सामने देख लेंगे 6 नंबर कहाँ पर है, ऐसे करके होगा, और वहां पर दिए गए होंगे ऑप्शन ए बी और सी और डी। तो वहां पर आपको ये बी वाला ऐसे करके ब्लैक कर दे, ऐसे करके कर देना है, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से OMR शीट में आपको भर देना है, समझे। ये सारी चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ, सो आप गलती ना करो। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे ये वाली देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे ये मुड़ गया है, बी वाला भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सी वाला देखेंगे यहाँ पर ये गलत है, सी वाला भी मैंने हटा दिया। अच्छा बचा क्या, डी, तो डी ही हमारा राइट आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पर सही है, और ये यहाँ पर है, और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर है। बिल्कुल आपका ये तीनों पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो हमारा ये जो डी वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन की तरह।
क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि हमारा आकृतियों को, सेम आकृतियों को पहचानने वाला लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी में ये जो एरो हैं वो बाहर की तरफ है, तो इसी तरीके से आप देख लो कहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये हो जाता। ठीक है, ये गलत है। बी में ये वाला गलत हो गया, तो ये भी हम हटा दे रहे हैं। अब हमारा सी बचा, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में ये दोनों चीजें गड़बड़ है। बाकी सब में अगर राइट आंसर होगा वो होगा बी, सी वाला, ये वाला आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी आपका इसकी तरह दिख रहा है, तो ये हमारा सही है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको नए मॉडल पेपर्स करवा रहा हूं, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर है। ठीक है, अगर आपको दिखाना चाहूं तो आपको बता दूं, हमारे जो टीम है अजय विद्या ज्ञान की टीम, उन्होंने बहुत सारे मॉडल पेपर्स यहाँ पर डिजाइन करके रखे हैं। ये आप संख्या देख लीजिए मॉडल पेपर, और अभी हम 3 मॉडल पेपर कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं। ये हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर है, अभी इसकी संख्या और अधिक है। अब ये बनाए जा रहे हैं कंटिन्यू, हर साल बनाए जाते हैं। इस बार भी बनाए गए हैं बहुत सारे, अगली बार और इन पे काम चल रहा है। तो आप मान के चलो कि मॉडल पेपर हमारे पास बहुत सारे हैं, फ्री में आपको करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। नहीं तो हम एप्लीकेशन पे ही हम पढ़ाते हैं बस। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। दाईं ओर ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, वही आपको पता है। और यहीं पर आपको बताना है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा आएगा। यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, ये वाला जो लुप्त पार्ट है यहाँ पर कौन सा आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले एक लाइन आएगी। ठीक है, एक लाइन आएगी सबसे पहले। अच्छा, ऑप्शन नंबर, सारे ऑप्शन देख लो, ना तो ए होगा ना सी होगा ना डी होगा। मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि सिंपल बात है कि यहाँ पर एक लाइन आने वाली है ये वाली, और जो कि इसी में आई है ओनली। ठीक है, और नीचे की तरफ ये वाली चीजें चलती जाएंगी, और ये ऐसे हो जाएगा, समझे, और ये ऐसे करके हो जाएगा, और ये जाएगा ऐसे करके। सिंपल सी बात है भाई, बी ऑप्शन राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें तो आपको घबराना था नहीं और ना तो कुछ सोचना था। सिंपल तरीके से आप इसको करते सॉल्व तो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर सॉरी 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो जरा, ये आप देख लो कहाँ पर है, ये इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, गुणा का निशान लगा दो, और ये आपका कहाँ पर, इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, और ये लाइन पूरी चली जाएगी यहाँ पर, बस ये बना, और ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, इस तरीके से बना, और एक माइनस का निशान आ जाएगा इधर। ऑप्शन नंबर ए हटा दो। ठीक है, ये वाला देखते हैं, बी वाला। तो बी में ये दोनों लाइनें बिल्कुल सही तरीके से दी गई हैं, ये गुणा का आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सही। तो ओया मार्कशीट में आप भर दोगे ऑप्शन नंबर बी। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए उसका सोल्यूशन कर लेना पहले, उसके बाद आप उसका राइट आंसर भर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 लाइनें यहाँ पर लगा लेते हैं, ऐसे करके 2 लाइनें आ जाएंगी, ऐसे करके इधर की तरफ 2 लाइनें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर एक्स है, अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ओ है तो इधर ओ लगा दो, नीचे की तरफ ओ है फिर ओ लगा दो, फिर एक्स है फिर एक्स लगा दो। अब सिंपल जिस भी तरीके से यहाँ पर बना है वो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक्स है, इधर एक्स है, इधर ओ टाइप का है, जीरो टाइप बोल लो या फिर ओ बोल लो, एक ही बात है। और बीच में 2 लाइनें भी हैं ऐसे करके, दिख रहा है ये वाली। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे जरा, सबसे पहले ये क्या है, ऐसे करके यहाँ पर बना लो, ऐसे करके आकृति। ठीक है, ये आकृति मैंने इस तरीके से बना ली है। बनाने के बाद एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके लाइनें लगाई हैं बीच में, दिख रहा है आपको, और ये वाली लाइन एंड तक जा रही है, ऐसे करके टच हो रही है, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा कलर हो जाएगा भरा हुआ, ऐसे ब्लैक रहेगा, है ना। अब ये सारी चीज़ें देखो, ये कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में तो पूरी लाइन है, ये नहीं जाने वाली है। अच्छा, ये वाला देख लो, क्या हमारा ए वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा क्या हमारा, ए वाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा। क्या गड़बड़ होगी भाई, ये वाली लाइनें गलत आ गई, ये प्लस वाली बीच में। अब हमारा ये बचा, इसमें से आप देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला ऊपर की तरफ है, और ये हमारा त्रिभुज आ गया बीच में, और ये लाइन आ गई, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से पूरा कंप्लीट बन रहा है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं 12 का सी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा, उनका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारा भाग नंबर 4 यहाँ से शुरुआत हो जाती है। भाग नंबर 4 में हम निर्देश पहले पढ़ लेते हैं थोड़े से। सामान्य निर्देश हैं, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में
बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति के लिए प्रथम स्थान खाली छोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। चलो देखते हैं भाई कौन सा आने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। यहाँ पर आप देखेंगे पहले एक सिंगल लाइन थी, अब यहाँ पर डबल कर दी है। इसका मतलब आप समझ रहे कि लाइन की संख्या बढ़ रही है। अब आप देखिए डबल हो गई थी, एक और बढ़ा दी गई है। लास्ट वाले में एक ऊपर की तरफ आ जाएगी, सिंपल। तो ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके सभी में हो जाएगा भाई। ये चारों तरफ ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे ये इधर की तरफ था, उसको घुमा दिया गया और एक और चीज बढ़ाएगी ये वाली। ठीक है, नीचे वाली सेम चीज ये वाली तो थी, ये सेम रही है। उसके बाद फिर से इसको इधर की तरफ घुमा गया, फिर ये वाली चीज बड़ी वाली और ऐड कर दी गई है। कहने का मतलब है हम फिर से इसकी तरफ इसको और घुमाएंगे, किधर, किसकी तरफ, इधर की तरफ। सबसे पहले एक बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, ऐसे करके एंड में। ठीक है, तो अगर मैं बनाना भी चाहूँ प्रॉपर तो ऐसे करके बनाऊंगा। पहले एक बड़ा आ जाएगा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, है ना, ऐसे करके बनने वाला। और ये ऐसे करके दोनों रहने वाले हैं। हाँ, तो ये देखो इधर की तरफ देखो, ये पहले बात तो ये है कि ये आकृति हो ही नहीं सकती ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति के अलावा, क्योंकि आप देखेंगे छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। ये ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल क्या दिया है, सही आंसर दिया गया है। 100% आप इसको लगा दोगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे जरा, ये वाला जो हिस्सा था हमारा, इसको बस इन्होंने उल्टा कर दिया है, और ये वाला था इसको भी उल्टा कर दिया। बस इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी गई, ये वाली, ये गोलाकार। ठीक है, ओके। चलो दूसरे वाले में इन्होंने फिर से इनको इसकी तरफ कर दिया गया ऐसे करके, और दोनों तरफ ऐसे करके बना दिए गए। अब लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले देखिए, पहले में इनके डायरेक्शन अलग थी एक दूसरे के ऑपोजिट, फिर एक जैसी हो गई, फिर ऑपोजिट हो गई, अब फिर से एक जैसी हो जाएगी। तो पहले नंबर पे दो, ये दोनों तो ऐसे हो जाएंगे, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दे रखा है। देखो एक डायरेक्शन में है कि नहीं, ये सारे सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 भुजाओं से मिलकर बना है ये, 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाओं से मिलकर बना है। अब यहाँ पर आप ऐसा कुछ देखो जो 7 भुजाओं से मिलकर बना हो, तो 7 भुजाएं होनी चाहिए प्रॉपर। आप देखो, और ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता, ये बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बी भी बीच में आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए। अब ए और बी में से आप देखो प्रॉपर भुजाएं किस में है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए भुजाएं इसमें भी 7 होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। केवल बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा ये कच्चे कार्य के लिए जो जगह होता है, ये आपको मैथ के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में भी यूज करना है तो आप तो भाई बुद्धू हैं। क्यों बुद्धू है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रीजनिंग में कच्चे कार्य की जो जगह है वो खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो जगह है आपके मैथ के काम में जगह हो जाएगी, क्योंकि मैथ का जब आप सोल्यूशन करते हो ना, कोई क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो रहा तो आपको जगह चाहिए होती है रफ कार्य करने के लिए, तो रफ आपको इसी पे करना है, रीजनिंग वाली जगह पे। मैथ के नीचे भी दिया जाता है, लेकिन हमको जगह काफी बार कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, तो ये जगह आप यूज कर सकते हो, इसको यूटिलाइज कर लेना अच्छे से, समझे। ये आ गया हमारा भाग नंबर 5। अब भाग नंबर 5 पे आप निर्देश पढ़ेंगे, नॉर्मल निर्देश बोले गए प्रश्न संख्या 17 से 20 में। क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए पूछा गया है बेसिकली, ये क्वेश्चन नंबर 17 को आप थोड़ा सरल भाषा में समझ लो। इस वाली आकृति का संबंध है इससे, इस वाली का आकृति का संबंध किससे होगा वह आपको बताना है। चलो मैं बताता हूं 1 मिनट में। देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा आयत, और ये क्या है हमारा त्रिभुज। दोनों को अंदर रख दिया, बस ये नीचे वाला ऊपर कर दिया है त्रिभुज, और ये जो आयत है वो नीचे कर दिया, उसको गोलाकार आकृति के अंदर रख दिया है। सिंपल बात है कि हम ऐसा हमारा ऊपर आ जाएगा और ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, और इसको गोलाकार आकृति के हम अंदर रखेंगे। अब जिस भी ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो भाई सी लगा दो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन और दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो।
ये देखो, ये वाले का आकृति का संबंध इससे है, इसका किससे होगा वो बताना है। सबसे पहले इसकी आंखें देखो, आंखें अलग इस डायरेक्शन में थी, पहले इधर की तरफ थी, उसके बाद इधर कर दी गई हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी आंखें हैं वो दोनों इधर आ जाएंगी पहले नंबर पे। तो जो नाक है वो भी उल्टी कर दी गई, यानी कि हमारी जो नाक है वो त्रिभुज है, वो एज 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 इट इज रहेगा, चाहे उल्टा करो चाहे कुछ करो, घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो चेहरा है, ये स्माइली फेस था, इसको उदास कर दिया, उल्टा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, अगर हम इसको उल्टा करेंगे, हम अगर इसको उल्टा करते हैं तो इसका फेस बदलेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, और और डी भी नहीं होगा। अब हमारा बी बचा और सी बचा। अब ये फेस को बदलने वाला हमारा जो आखिरी स्टेप बचा हुआ है ना, इसको देखते हैं। ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो आपका कहने का मतलब है ये हमारा ऐसे करके बनेगा, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। मुंह देखो बस, सिंपल है। बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि गलत बना है। ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये गायब है, ये हमारा यहां पर आ गया सेम। ये वाला पार्ट किस में से गायब हुआ होगा, तो हमारा ये हुआ होगा, समझ लीजिए ये वाला पार्ट यहां पर इस वाले कॉर्नर से लिया गया था, तो यहां पर हम इसी वाले कॉर्नर में ही राइट आंसर इसका लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा इस वाले पार्ट से मिसिंग हुआ होगा, क्योंकि इसका संबंध इस वाले से था आखिरी वाले से, तो इससे तो हो नहीं सकता ऊपर वाले से। तो सी तो हो नहीं सकता, ना डी होगा ना बी होगा, केवल ए लगा दोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको सब कुछ समझ आ रहा है ना? अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे लग रहा है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, उनको तो भाई सब कुछ समझ आ रहा होगा। उनको तो ये पढ़ा होगा, अजय भैया मैं आपसे पहले सॉल्व कर रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी करवाओ, है ना? यही तो सोच रहे होगे आप। हाँ मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये हमारा जो व्रत है वो बाहर की तरफ इन्होंने लगा दिया है। हम भी क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है वो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 भुजाओं से मिलकर बनी है आकृति, उसको 4 भुजाओं बना दिया, यानी कि वर्ग बना दिया। और ये 4 भुजाओं से मिलकर बना है, हम भी क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बना देंगे, एक भुजा कम कर देंगे। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाएगा। ये जो है सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे? बेटा तबीयत खराब होती है हमारी, जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो घंटे 2-2 घंटे कंटिन्यू बोलना पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लासेस करो, यूट्यूब पे क्लासेस करो, रिकॉर्डेड वीडियोस बनाओ, है ना? तो और अभी वेदर भी ऐसा ही हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठंडे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस इन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्वस्थ रहिए, क्योंकि पेपर आप देने जा रहे हैं। हमको तो एट द एंड घर पे रहना है, हम तो एक बार को स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपका आपका ठीक रहना मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीमार मत पड़ना कोई भी बच्चा, पढ़ते रहना है आपको, मेहनत करते रहना है, ये लास्ट टाइम की जंग है। अब हमारा प्रश्न संख्या 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को कई ओर दर्शाया गया है। ठीक है, तथा दूसरी ओर दूसरे भाग को ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिकली समझो, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर इस वाली आकृति में फिट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है भाई, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए देखो, ये ऑप्शन नंबर ए में ये वाला हो जाएगा, और ये वाला ऐसा इधर पूरा हो जाएगा बिल्कुल, और ये वाला बिल्कुल यहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसका क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपका सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर पे क्वेश्चन आप देखो, ये वाला यहाँ पर ऐसे करके है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में तो बन नहीं सकता, बी में बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है, सी वाले में भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। केवल डी बचा, डी लगा दो। देखो डी वाले में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आ जाएगा बीच में सबसे पहले, समझे? और ये वाले दोनों हिस्से हैं वो इसको पूर्ति करेंगे, ये वाला इसको और नीचे वाला इसको। तो डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए और मुझे जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो ये वाला यहाँ पर देखो ऐसे करके बना हुआ है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐसे करके आ जाएंगी, और ये वाला ऐसे करके आ जाएगा। तो भाई ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही हो गया, और किसी में हो सकता है, बी में नहीं हो सकता, क्योंकि बी में ये टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, सी वाले को देखते हैं, सी वाले में ये वाली लाइन छोटी है, सी नहीं हो सकता। अच्छा, हमारा डी भी हमारा हो सकता था, लेकिन डी वाला पूरा यहाँ पर इन्होंने लास्ट तक लाइन से जोड़ दिया, नहीं हो सकता, केवल ए होगा, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखते हैं जी।
पहले लाइन आ जाएगी ऊपर की तरफ, लगा लो, ये प्रॉपर बंद हो जाएगा ऐसे करके, और ये हमारा ऐसे करके यहाँ पर ये लगा दोगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 हमारा राइट आंसर है, 24 का ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 25। इसमें आपको निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी बच्चे देखते हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि इस आकृति को हमको इधर की तरफ घुमाना है। घुमाने का मतलब है एक्स और वाई पे घुमाना है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे पहले इधर की तरफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे यहाँ पर तो एज इट इज रहा है, आना इधर की तरफ चाहिए था, यहाँ पर आया है बी वाले में, इधर भी आया है, डी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे एक चीज देखो, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है, सी भी नहीं आएगा, हमने बी लगा दिया क्योंकि बी हमारा राइट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं, जब भी मैं ऐसे सवाल करता हूं या फिर आप करते हो तो आपके माइंड में ही गेम ये स्टार्ट हो जाता है कि इस आकृति को हम घुमाएंगे, तो ये दिमाग में ही पूरी आकृति घूम जाती है, पलट जाती है, समझे ना आप। क्वेश्चन नंबर 26, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर पे क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको एक्स और वाई पे घुमाना है, तो सबसे पहले ये वाला जो रेड बिंदु है वो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की इस वाले हिस्से में, और ये ओनली हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले में आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये देखो समस्या आकृति बोली गई, ये एरो है, सबसे पहले ये इधर की तरफ ही आएगा, ये इधर भी दिया गया है। दूसरे नंबर पे ये वाली चीज देखो वो इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये घूम जाएगी थोड़ी सी, समझे आप, ऐसे करके आ जाएगी, इधर की तरफ रहेगी इस वाली डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में रही है, तो ये डी नहीं होगा, और ये वाला जो होगा हमारा वो इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, सी आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, समस्या आकृति में आप देखेंगे बी आर ओ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बी उल्टा करोगे, फिर आर उल्टा करोगे ऐसे, और ओ हमारा ऐसे रहेगा। ये आप देखो ये कहाँ पर बना है भैया, ऑप्शन नंबर बी में बना है, बी ही देख के आप पहचान लोगे, बी उल्टी होगी तो ऐसे होती है, आर उल्टा होगा तो ऐसे, ओ उल्टा होगा तो ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश में प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है, तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, चार चिन्हित उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जब आप इस कागज के टुकड़े को ऐसे करके आप फोल्ड किया, ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे करके काटा गया है, तो ये फाइनल में किस तरीके से आपको दिखने वाला है वो आपको राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। कागज का एक टुकड़ा लिया गया, उसको इस तरीके से काटा गया है, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इस तरीके से काटा भी गया है तो ये बिल्कुल ऐसे करके तो बन ही नहीं सकता ना, या तो ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका। 29 का मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ राइट आंसर, अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो हम करेक्ट कर लेंगे उसमें, ठीक है। आंसर की हमारी आ चुकी है, अब हम 29 का देखो, 29 का आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का डी है, समझे, समझे कि नहीं आप, तो बस इतना ही समझ लो, इतना ही काफी है आपके लिए, गलत नहीं करना है हमको, बस मैं यही तो चाहता हूं कि आप गलत ना करें। बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, क्योंकि बाकी सारे एक दो ऑप्शन ऐसा होता है कि वो लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर पे आप देखोगे ये ऐसे करके लिया कागज, ऐसे करके फोल्ड किया, उसके बाद ये काटा गया थोड़ा सा, थोड़ा सा कटने का मतलब आप समझे, थोड़ा सा कटने का मतलब है ये ऐसे करके काटा गया है, तो बीच में एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, सिंपल। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, बी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो जरा, इसको ऐसे फोल्ड किया, अब दोनों तरफ से फोल्ड किया, फाइनल इस तरीके से काटा गया। फाइनल इस तरीके से कटने का मतलब आप समझे, समझा रहा हूं आपको, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ ऐसे करके आ जाएगा, चारों तरफ, दो इधर हैं, दो ही इधर रहने वाले हैं, दो ऊपर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, ऐसे करके आएंगे भाई, कॉर्नर कॉर्नर में, सभी में कॉर्नर में आ जाएंगे, और बी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, केवल ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों इधर आ गए, दो नीचे आ गए, इधर आ गए कॉर्नर में, इधर भी कॉर्नर में आ गए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ए लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, ये आपका यहाँ पर है, इसको फोल्ड किया गया है और इस तरीके से काटा गया है स्ट्रक्चर। और जब इस तरीके से काटा गया है, पूरा फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, फाइनल में जब आप इसको खोलोगे ना, तो ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना तो ए होगा ना बी होगा। अब आप सी और डी में से एक चीज देखो कि इसको बीच में से काटा गया है। बीच में से कटने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये बीच वाला तो हिस्सा खाली रहने वाला है और बाकी सब में तो भरा हुआ आ जाएगा लास्ट में। तो मेरे ख्याल से तो सी हो जाएगा। लेकिन डी भी हम देख सकते हैं, अगर ब्लैंक अगर रहने वाला है तो देख लेते हैं 32 का क्या बता रहे हैं राइट आंसर। 32 का डी बता रहे हैं, ठीक है। 32 का क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। तो चलो, मैंने बोला ना कि वो भी हो सकता है। हाँ, तो ये सी भी हटा दो, केवल डी होगा। देखिए ये ब्लैंक वाला जो पार्ट हमारा ब्लैंक ही रहने वाला है, लेकिन ये दर्शाएंगे नहीं हम, केवल खाली रहेगा बीच में, ठीक है। ये हमारे ब्लैक वाले पूरे चारों तरफ रहने वाले हैं, जो कि सी में भी थे, बट ये सी में ये वाला हमारा गलत था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। कच्चे कार्य के लिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैथ करना है, ठीक है। रीजनिंग को छोड़कर आपको यहाँ पर मैथ करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दी गई है 33 से 36 में। बाईं ओर एक समस्या आकृति दर्शाई गई है और ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी से 4 चिन्हित ऑप्शन दिए गए हैं, आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिससे समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या सामने वाले वृत्त को काला करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़कर बताना है कि ये सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको अगर जोड़ेंगे या फिर देखेंगे तो ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है जी। ये देखो, सबसे पहले ये त्रिभुज दोनों, एक त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ गया साइड में, और दूसरा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर आ गया, दोनों आ गए त्रिभुज। उसके बाद हमारा ये वाला बचा और ये वाला हिस्सा बचा। अच्छा, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला, वो हमारा इधर आ चुका है, और ये बचा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है सी वाले में। तो सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये देखेंगे, सबसे पहले ये आपका कहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद ये, और ये उसके बाद ये आई, और उसके बाद ये वाला, ठीक है। ये भी जिस वाले ऑप्शन में देखिए कितना ज़्यादा टफ बना दिया क्वेश्चन को, है ना। देखिए सी नहीं हो सकता, सी बहुत बड़ा है। और ये हमारा हो सकता है क्या, ये वाला कौन सा, बी वाला। बी को हम थोड़ा ऑप्शन में भी रखते हैं ताकि हम गलत ना करें। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, ओके, ये वाला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बचा, ये हमारा लास्ट में भी आ चुका है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई हमारी। ये वाला है तो ये इधर है, और ये आई आ गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 का, लेट मी वेरीफाई दिस, लेट मी चेक। ओके, 34 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 34 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो क्लियर कर लेना चाहिए, वरना पता चल रहा है मैं ही आपको गलत करवा रहा हूँ, और आप, जब मैं गलत करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर तो आप भी गलत करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही, हमने आंसर की भी मैच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 35, ये देखो क्वेश्चन नंबर 35 में ये देखो सबसे पहले, और ये देखो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सी वाले में आपको एक तो मिल गया मुझे, नीचे वाला, ये वाला। दूसरा वाला आप देखेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा वाला हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ गया दूसरा वाला, ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये थोड़ा सा गलत है, ये रॉन्ग है। क्या ये रॉन्ग है, और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो चार है, 1 2 3 4, ये समझे, 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। अब डी और देख लो भाई एक बार, देखिए नीचे वाला हमारा यहाँ पर भी दिया गया है, ये वाला देख रहे हो आप, पहले ये वाला यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये आपका देख लो, नहीं नहीं नहीं, 35 का मेरे ख्याल से हम लोग सही कर रहे थे, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 35, 35, 35, 35, 35 का देखो सी ही है कि नहीं। लेकिन इसमें आपको एक बताऊं, एक बात बता दूं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इस वजह से मुझे लग रहा था 35 का ये वाला सी हो जाएगा। देखिए किस वजह से कन्फ्यूजन लग रहा था, आप समझे, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज है ना, ये ऊपर आएगा, ये प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब है ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। अभी है नहीं पूरी तरह से ये राइट आंसर, लेकिन हमारा सी ही इसका राइट आंसर हो सकता है, बाकी किसी और ऑप्शन में तो बन ही नहीं रहा है, तो सी हमको लगाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 36, 36 में आप देखो, ये वाला, ये आपका कहां पर है सबसे पहले, और ये दोनों सारी सारी छोटी छोटी चीजें बारीकी से देखो। ऑप्शन नंबर ए को देखो, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? नहीं, ए मैंने हटा दिया। अच्छा, चीजें देखते चलेंगे, अभी मैं किसी भी ऑप्शन को हटा नहीं रहा हूं और ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, हम देखते हैं सी वाले को। ये देखो यहाँ पर ऐसे करके, इस वाले पार्ट को देखो सबसे पहले, इस वाले को, ये यहाँ पर है, ये इधर है, और ये इधर, और ये इधर। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा मिल गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे पार्ट देखते हैं हम, ये बड़ा बड़ा वाला, ये ऐसे करके इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, फिर इधर, ये वाला भी पार्ट मिल गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे जो पार्ट है हमारे, ये एक ये वाला और एक ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट यहाँ पर ही दिए गए हैं। बचा ये वाला पार्ट, तो ये भी हमारा यहाँ पर दिया गया, देखो ऐसे करके त्रिभुज टाइप का दिया गया ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लगा दो, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या करना है, देखिए छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर बोला भी गया है, निर्देश में अगर आप पढ़ोगे, सामान्य निर्देश में बोला गया है, यहाँ पर है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दर्शाई गई है और ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यही बात बोली गई है, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से आपको यहाँ पर जो दिया गया है 37 में, ये इस तरीके की छुपी हुई आकृति की पहचान आपने क्या है करनी है। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। सबसे पहले ये लगाते हैं इधर से, और ये इधर से लगाते हैं, ये इधर से, ये ऐसे करके यहाँ से लेके चले जाओ यहाँ तक। बी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ये है क्वेश्चन नंबर 38। इधर देखेंगे ऐसे करके है, इधर है, फिर इधर है। ठीक है, ओके चलो देख लेते हैं ये कहाँ पर आपको बनेगा। ये तो ऑप्शन नंबर बी में बनेगा, केवल और केवल एक लाइन आ जाएगी सबसे पहले इधर, ये इधर आ जाएगा और ये किधर आ जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी में छुपी हुई है। 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39, 1 2 3, अच्छा ये आपको छुपी हुई देखनी है, छुपी हुई देखनी है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है, दिख रही होगी 1 2 3, नीचे 1 2 3, बी वाले में आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है, चलो इसको देख लो। ठीक है, ये सबसे पहले लाइन देखो, ये वाला देखो स्ट्रक्चर कहाँ पर बन रहा है, यही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है जी, गलत करोगे तो भाई गलत हो जाएगा, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता ना, क्योंकि अगर आप गलतियां करते रहोगे और पेपर इतना नज़दीक है आपका कि अगर आप इस टाइम भी गलतियां करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बी वाले को देखते हैं सबसे पहले, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाली यहाँ से, और ये इधर से, ये इधर, और ये इधर। बी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 40 का भी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सही, 40 में से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करने का मतलब है कि आप नवोदय विद्यालय में टॉपर हैं, क्योंकि आपके 50 अंक पूरे हो चुके हैं। और आप मान लो 20 में आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आप मैथ के भी सही करके आ जाओगे और 17 हिंदी के भी सही करके आ जाओगे, तब भी आपका नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन है। अगर इनमें एक दो गलती और भी हो जाएगी ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, वरना तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अब आती है हमारी बारी मैथ की। अब मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक नज़र डाल लेते हैं और सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे देखनी दीजिए कि रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से चल रही है या फिर नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से चल रही है। ओके तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैथ के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि मैथ अगर आप छोड़ के जाओगे और डर के भाग के चले जाओगे तो आपका कभी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ ही आप सभी का सिलेक्शन करवाने में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पहले नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है एक वर्ग का परिमाप है, एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि प्रत्येक 40 सेंटीमीटर के बराबर है, उसका उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस ये पूछा गया, उनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
बच्चों ने ये क्वेश्चन शायद पहली बार देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में हर बार पूछा जा रहा है, और इस तरीके से संख्याओं को बदलकर, क्वेश्चन को बदलकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलकर बच्चों को बस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है, बट हाँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये रहने वाला है, एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि प्रत्येक 40 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि 40 सेंटीमीटर के बराबर, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको उसका सूत्र, परिमाप का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 4a, 4 इंटू ए का मतलब क्या होता है, देखिए जितनी भी भुजा होती है वो आपको लिखना पड़ता है। अब यहां पर हम लिखेंगे, एक सेकेंड, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 4 इंटू ए बराबर 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर की भुजा है। अब ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 40/4 कर दो, 4 धाए 40, ए बराबर आ गया हमारा 10। अब ये जो 10 आया है, ये हमारा आया है परिमाप। समझे आप, किस चीज का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हमने परिमाप ज्ञात कर लिया, पहले हमने परिमाप ज्ञात किया, हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी पता होना चाहिए, फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी आ गई है 10, तो ए स्क्वायर का मतलब है आपको 10 का स्क्वायर करना है। तो सिंपल बात है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। हमने देखो परिमाप आया हमारा 10, क्षेत्रफल आया 100, ये सारी चीजें आपको पता चली। अब बात आती है हमारी, यहाँ पर दो चीजें दे रखी थी, एक वर्ग था, हमने वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों पता कर लिया। अब बात आती है वृत्त की, यानी कि ये जो गोला होता है ना, इसकी वृत्त की परिधि 40 सेंटीमीटर की है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम परिधि के बारे में समझेंगे, यानी कि वृत्त के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको समझ ले वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इधर साइड में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो इधर से आपको स्टार्टिंग में लिखना है, देखिए यहां पर आपको लिखना है वृत्त की परिधि। मैं यहां पर आपको जो भी चीजें बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से प्लीज समझते रहना। वृत्त की परिधि कितनी है, 40 सेंटीमीटर की है, ये बात आपको पता चली। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, आपको पता रखना है, c बराबर यहां पर होता है 2πr। कितना, 2πr, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमको क्या करना है, इसका हमको करना है सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे 2πr, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, यहां पर आप देखते रहना। 2πr बराबर कितना था, 40 सेंटीमीटर था, ये हमने आपको लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी भाग करेंगे। तो r बराबर, हम r का क्या मतलब होता है, त्रिज्या, त्रिज्या हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो r बराबर हम क्या करने वाले हैं, 40/2π, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। इसकी भाग करोगे ये आ जाएगा ऊपर 20, तो r बराबर आ गया 20/π। ये बात आपको पता चली, r यानी कि r का मान हमारा आ चुका है 20/π। अब दूसरे अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं, हमने पहले परिमाप ज्ञात किया, क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर हम परिधि हमने ज्ञात करी, परिधि और ये हमने क्या लगाया, r बराबर त्रिज्या आ गया 20/π, इतना आ चुका है। अब हमको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास ये सारी चीजें, इसकी मदद से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a बराबर πr², बस ये फार्मूला होता है। अब यहां पर आपको एक चीज बताए, ये है r का मान है, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, a बराबर आप लिखेंगे, यहां पर कितना लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे आप पाई। ठीक है, अब 20 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। ठीक है, पाई का करोगे तो ये 2 पाई हो जाएंगी। समझे आप, कितनी पाई हो जाएंगी, 2 पाई हो जाएंगे, ऐसे करके पाई स्क्वायर, एक से एक ये वाला कट जाएगा, सिंपल है। तो a बराबर अगर हम लिखना भी चाहें इसको, तो हम लिखेंगे 400/π। अब देखो पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हम कर लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमारा इतना आया। अब देखो, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो पाई है इसका मान कितना होता है, पाई का मान होता है लगभग में कितना होता है, 3.14159, बस ये होता है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको ये जो पाई है ना, a बराबर आपको 400 में पाई का मान लगा देना है, जो है 3.14159, और आपका राइट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा ये काम कर सकते हो, मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं यहां पर, थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या करना है, देखो पाई का एक सिंपल फार्मूला होता है 22/7,
ये बात आपको समझ आई। 22/7 होता है। तो आप इतना भी लगा दोगे तब भी आपका राइट आंसर आएगा, लेकिन लगाओगे किसमें, 400 में। तो 400 में हम क्या करते हैं, 22/7, और यहां पर हम बराबर क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए बराबर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो आप क्या करना, ये जो 7 है ये गुणा में चले जाएंगे इधर, और नीचे 22 रहने वाले हैं। हम 7 ऊपर लेके चले गए, 7 को नीचे से मैं इरेज कर देता हूं बिल्कुल। और जब आप इसकी गुणा करोगे इससे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2800 और बटे 22। अब इसकी आप भाग करो 2800 की, और इसकी भाग करो। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 2 से। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 ना 18, एक सेकेंड, कितना आ जाए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1400 आएगा ऊपर। ऊपर 1400 आ गया और नीचे 11 आएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1400/11। अब आप इसकी भाग करो। जब आप इसकी भाग करोगे तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 11 11 एकम 11, कितना बचेगा, 3, और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 27, यानी कि 127.27 ये आपका राइट आंसर होगा। और आपको ध्यान में रखकर ही ये सारी चीजें करनी है। जहां पर भी आपको दिया हो 127.27 लास्ट में वर्ग सेंटीमीटर में, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मैं क्या करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूं, ताकि ये हमारा 41 नंबर क्वेश्चन था। 41 का क्या है भाई, 41 का ऑप्शन नंबर ए ही है। आप देखो थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हमने एक एक चीजों को ध्यान से समझा। अगर आपको बेटा कुछ ना समझ आए ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले क्वेश्चन को तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन था और आपको पता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। एक एक चीज को हमने पहले ज्ञात किया, उसके बाद एक एक चीज का मान लगाया। ये सारी चीज आपको याद भी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 41। अब हम करते हैं मैथ का दूसरा क्वेश्चन 42। ये हमारा खुल गया मैथ का 42 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसको देखते हैं हम। 42 भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन हम इसको जल्दी कर लेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया, एक सेकेंड, एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनका योग 249 है। एक भाग दूसरे भाग से दुगना है, दोनों दोनों भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वो संख्या मान लेते हैं x, एक हो गई x, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी 2x हो जाएगी, क्योंकि दुगना है। तो हम लिख सकते हैं x + 2x, और बराबर दोनों का योग कितना है, 249 है। सिंपल सी बात है भाई, x को जोड़ो और ये 2x को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि 249, 3x बराबर 249। x का मान ज्ञात करेंगे, 249 की भाग कर देंगे 3 से। देखो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, यानी कि x का मान आ गया हमारा 83। यानी कि जो पहली संख्या है, यानी x बराबर वो कौन सी है, 83, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी कि 83 का दूसरा कर दो, दो दुगुना कर दो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 166। तो 166 और 83 ये ऑप्शन में देखो, 166 और 83 ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर है। तो भाई वो दोनों संख्या क्या हो गई, 166 और 83 हो जाएंगी, जो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आने वाली है आपको। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 43। इसको देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय की गणना करें, पहले इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैथ के क्वेश्चन है। उस समय की गणना करें जिसमें प्रति वर्ष 10% ब्याज की दर पर ₹1200 ₹1560 में हो जाएगा। समय पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला होता है टी बराबर कितना होता है, ब्याज, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, साधारण ब्याज, गुणा 100 मूलधन p बराबर, और यहां पर क्या होता है, लास्ट में आपका दर होता है r। इस तरीके से फार्मूला होता है। तो 1560 में से 1200 घटाओगे, 360 रुपए का आपका ब्याज आ जाएगा। ऊपर हम लिख लेते हैं, गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे, और बटे में मूलधन कितना है, ये 1200 रुपए होता है, यही मूलधन होता है। ठीक है, जो भी पूछा जाता है ना कितने का हो जाएगा, या फिर ये 1560 हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा लास्ट में। और इसमें से अगर आप 1200 माइनस करेंगे तो ये आपका ब्याज होगा 360 रुपए का। और गुणा दर कितनी है, 10%। 10% आप लगा लो, ये 10 से 10 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 10 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, और एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब 36/12 है, 12 तिया 36, यानी कि 3 साल आपका जहां पर भी राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। 3 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप देख लेते हैं चार्ज है कि नहीं, बहुत कम चार्ज है, 24% बचा हुआ है। फिर भी हम जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे उस समय तक हम कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 12 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर और गुणा 5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो 10 मीटर है, 6 मीटर है और ये 12 सेंटीमीटर पहले से ही है, नीचे वाली सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो हमको ये 10 मीटर जो है वो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 को बदलोगे, 10 की 100 से गुणा करोगे, 1000 आ जाएगा। ठीक है जी, 1000 आया। उसके बाद हमारा 6 है, 6 की 100 से गुणा करोगे, ये हमारा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो 1000 सेंटीमीटर हुआ है, ध्यान रखना, और ये 600 हुआ है। फिर 12 सेंटीमीटर पहले से है तो हम 12 सेंटीमीटर एज इट इज लिख लेते हैं। नीचे वाली जो संख्याएं हैं, नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो पहले से सेंटीमीटर है। अब आपको इनका क्या करना है, इनका आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन का मतलब है आपको बस इनको तीनों को गुणा करना है। जैसे 1000 सेंटीमीटर आया, फिर गुणा 600 सेंटीमीटर आया है, गुणा 1200 सेंटीमीटर आया है। सिंपल सी बात है, ये आप करोगे या फिर आप इसको नीचे डायरेक्ट एज इट इज लिख सकते हो, क्योंकि एट द एंड हमको क्या करना है, करना हमको भाग ही है। ठीक है, क्या करना है हमको, भाग ही करना है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 और गुणा 20 और गुणा 5 बस। या फिर आपसे मैं तो यही बोलूंगा, मैं आपसे ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आप क्या करना, डायरेक्ट आप इनकी गुणा करना। 1000 और 6 की गुणा करोगे, ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो, और ये आपका कितना आ जाएगा, इतना आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहाई, लाख, 6 लाख आ गया। उसकी इसके आप 12 से गुणा करो, 12 सिक्का 72, और उसके बाद 3 और 2 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया 72 के बाद 5 जीरो, इनकी गुणा करके, यानी कि हमने 1000 और 600 और 1200 की गुणा करी तो इतना आया। अब हम नीचे वालों की गुणा करते हैं, 30 गुणा 20 गुणा 5। ठीक है, हम करेंगे 30 गुणा 20 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 की 5 से गुणा करोगे, ये कितना हो जाएगा, 3000 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, इसकी भाग कर देना, यानी कि ये जो 72 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, इसकी भाग करना किससे, 3000 से। 1 2 3, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट हो गए, और ये कितना बचा आपका, कितना बचा भाई, एक सेकंड, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे इसमें, कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे। 1000 था, 3 और 2 5 जीरो थे। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ, इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और ये आपका 2400 आ जाएगा। बस इसकी भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 2400 आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे भी हम इसको कर सकते थे। देखो, जीरो से जीरो कट गया, 2 3 अच्छा 30 हो गया, 30 से 30 पूरा कट जाएगा, और ये आपका 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 12 दूनी 2400, ऐसे भी आ सकता था, सीधी भाग करते तब भी आपका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 45। एक घन का किनारा 5 मीटर, घन से 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के कितने आयताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो वही करना है, देखो 5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद पूछा गया है कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 500 सेंटीमीटर इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, यानी कि इसकी 3 बार गुणा करोगे तो 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। उसके बाद आपको इसका जब आप करोगे तो 3 बार गुणा करोगे तो 1 2, कितने जीरो जाएंगे, 2 4 6 बार जीरो जाएंगे, 1 2 1 2, 6 बार जीरो हो गए। और नीचे क्या करना है आपको, ये जो 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, और ये सारी चीज़ें दे रखी है ना, जैसे 25 गुणा 10 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और गुणा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब देखो ये आपका 2500 आया, अब आप इसकी क्या करोगे, भाग कर दोगे इससे। ठीक है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 2 जीरो से ये कट गए, और 25 पंजे 125, यानी कि अब 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो आएंगे। और ये आप राइट आंसर देख लो कहाँ पर, 1 2 3 4 ही जीरो है ना, हाँ सही है। ये आपका कहाँ पर है भैया, ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला आपका राइट आंसर है। देखो प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक कर रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों, लेकिन और भी क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये पूछा गया है 46 में, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 12 और
20 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले 10, 20, 12 का आप 60 एलसीएम ज्ञात कर लेना। ठीक है, जो एलसीएम आने वाला है 12 था 120 और 20 का 120, शायद मेरे ख्याल से 60 आएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 10, 12 और 20 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। नहीं तो आप एक काम करो, हम ऑप्शन से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। देखो ये वाला 0 है, 10 से हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, 999 है, ये 10 से भी हो जाएगा। 12 है, 0 आ रहा है, ये 12 से भी हो जाएगा और ये 20 से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। 999, 999 और 40 को सबसे पहले हम 10 से भाग कर लेते हैं। देखो ये करोगे पूरा भाग हो जाएगा, 0 से 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, 12 से करोगे 999 और 40, एक एक संख्या से भाग करके देख लेते हैं। 12 से करोगे तब भी इतना ही आएगा। देखो कैसे करते हैं, 12 पंजे 60, 12 सिक्का 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना, 39 हो गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर भाई, 3 बचेगा। फिर से कितना बचेगा, 3, ऊपर से कितना उतारोगे, 4 उतार लोगे। 12 तिया 36 कर लोगे फिर से। एक मिनट, 12 दूनी 24 जाएगा यहाँ पर, तो 24 जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 34 में से इतना कितना बचेगा, 0 और ये 10 ऊपर से उतारोगे। एक सेकेंड, 4 और 4 0 हासिल 1, 10 ही तो बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बचेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो 999, हम इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 999 ये 10 से पूरी तरह भाग हो जाएगा क्या, 12 से हो जाएगा। तो 12 से भाग करने के लिए 999 और 40, इसकी 12 से भाग करेंगे हम, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो 96 लिख लो। 3 बचेगा, 39 आ गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3। सही है, 9 उतार लिया हमने, पूरा यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। अब उसके बाद हम डायरेक्ट उतार लेते हैं ये 4, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 4 में से 4 तो जाएगा नहीं, हासिल लिया 14, तब भी आपका 10 होगा, 0। ठीक है, और ये आपका 10 बचेगा, 10 बचेगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा लास्ट में। क्या ये 12 से पूरी तरह कट जाएगा, भाई ये पूरी संख्या जो है वो 12 से विभाजित नहीं होने वाली है। क्या है, 12 से विभाजित नहीं होने वाली है। तो ये आप इसमें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है, लेकिन ये अभी गलत क्यों बता रहा है। 46 का 46 का 46 46, देखो 46 का ऑप्शन नंबर बी ही है ना राइट आंसर। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर लो एक बार। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 12 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये 999 की 40 से भाग करो। क्या करो, 999, 900 ये 999 और 40 की भाग करो किससे, 12 से। नहीं नहीं, हम सही कर रहे हैं, ये पॉइंट में ही आएगा। क्या आएगा, ये 12 से आपका ये वाला जो है ये संख्या, ये 12 से भाग नहीं हो सकती, ये समझे। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ तो आंसर की गलत दी गई है, यहाँ तो और कुछ गलत दिया गया है। ठीक है, 999, हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। 9,900, ये 999 50, 999 और ये 50 भाग कर लो किससे, 10 से भाग हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। 12 से भाग हो जाएंगे, 12 से, ये ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। 12 से भाग नहीं हो सकता, पूरी पूरी तरह से भाग होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे ये सी वाला करेंगे, जहाँ पर है 999 60, 999 60 की भाग करेंगे किससे, पहले हम करेंगे 10 से, 10 से तो हो जाएगी, फिर हम करेंगे 12 से, ये 12 से भी हो जाएगी, लास्ट में 20 बचा है तो भी ये 20 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लो, ये आपका आएगा 999 60, इसकी भाग हो जाएगी तीनों से, 10 12 और ये इससे भी हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बात की जा रही है, तो यही हमारा सबसे बड़ी संख्या भी है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप गलत मत करना। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, लेके चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड बेटा बस। ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है 47 क्वेश्चन। इसको देखो जरा, बोला गया है, ऑप्शन दिए गए ए बी और सी के पास कुल रुपए 3,000 हैं। ए बी और सी के बीच का धन का अनुपात है 1:2:3। ए बी सी और शेयरों की गणना करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पास कुल कितना धन है, वो है 3,000 रुपये का। अनुपात है 1,
अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखना है, इसके आप भाग करोगे ये कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, यानी कि 3000 बराबर हो जाए 1000। इसकी इससे करोगे तो ये 1500 हो जाएगा, यानी कि एक 1500 होगा, एक 1000 होगा, दोनों को जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 2500, और बाकी का जो एक वाला हिस्सा होगा वो 500 का होगा। ये आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, 500, 1000, 1500, सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर बोला गया है, महेश ने प्रति वर्ष प्रति रुपए के लिए 10 पैसे पर 350 रुपए उधार लिए। 3 साल बाद उसने रुपए 400 और एक कलाई घड़ी लौटाई, यानी कलाई घड़ी आप समझ रहे हैं, हाथ में बांधने वाली घड़ी। कलाई घड़ी की कीमत ज्ञात करो। आप समझो पहले क्वेश्चन को, महेश ने प्रति वर्ष प्रति रुपए के लिए, यानी कि अगर वो 1 रुपए ले रहा है तो वो 1 साल बाद वो 1 रुपए 10 पैसे रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसने 350 रुपए उधार लिए हैं। 350 का मतलब आप समझ रहे हैं उधार का, आप इसकी 10 पैसे से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3500 पैसे। भाग करोगे किससे, 100 से। ठीक है, जीरो, ये आप भाग करोगे 2 जीरो से, यानी कि 35 रुपए। अगर वो 35 रुपए 1 साल में बन रहा है, कितने का, 350 रुपए अगर वो उधार ले रहा है, अब 3 साल बाद उसने रिटर्न कर रहा है, तो 35 की 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, हासिल 1 3 3 9, और 105 रुपए उसका बनेगा पूरा ब्याज। अब उसने 400 रुपए दे दिए और एक कलाई घड़ाई लौटा दी, यानी कि उसको जो 350 रुपए देने हैं वो तो देने ही हैं, उसके साथ साथ वो 105 रुपए का जो ब्याज है वो भी देना है। टोटल उसको कितने रुपए देने हैं, तो 5 और 5 यानी कि 455 उसको रुपए देने हैं। लेकिन उसने क्या किया कि उसके पास बस 400 रुपए थे, उसके पास उसने 400 रुपए उसने दे दिया, और उसके साथ एक घड़ी, अपनी एक घड़ी दे दी उसने, है ना। तो कहने का मतलब है 400 रुपए तो उसने दे दिए, घड़ी की जो कीमत है वो 55 रुपए की रहने वाली है। टोटल 455 रुपए देने थे, तो घड़ी की कीमत 55 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ये आप देखो बोला गया है, अमित ने 300 में से 90 अंक प्राप्त किए और मंजीत ने 350 में से 150 अंक प्राप्त किए, किसके अंक अधिक हैं। तो देखो पहले हम अमित के ज्ञात करते हैं। अमित ने क्या किया, 90 अंक प्राप्त करे हैं, कितने कितने में से, 300 में से। सबसे पहले परसेंट बनाएंगे, और जिसका परसेंट ज्यादा होगा वही वो क्या होगा, टॉपर होगा, उसके ज्यादा होंगे, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये आपका इतना, अमित के तो 30% आ जाएंगे। अमित के कितने आ जाएंगे, 30%। ठीक है, अच्छा मंजीत के देख लेते हैं। मंजीत ने क्या करे हैं, 150 अंक प्राप्त करे हैं, कितने में से, 350 में से। गुणा करोगे 100, 1 जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। ठीक है, 30 आ जाएगा, 300 की भाग कर देने या 7 से देख लेते हैं कितना आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, 2 बचेगा, जीरो, फिर 7 दूनी 14। अब देखो 42 आ गया। 42 का मतलब ही आप ये समझ लो कि भाई इसका तो 30% है, इसका 42 और पॉइंट के बाद और है, यानी कि और, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई क्या है, किसके अंक अधिक हैं, तो मंजीत, मंजीत ऑप्शन नंबर ए में है। नाम गलत थोड़ा हो गया, लेकिन मंजीत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखोगे, एक दुकानदार ने ₹80 प्रति सेब की दर से 5 सेब खरीदे, उसने प्रत्येक सेब पर 20 रुपए खर्च किए, फिर उसने उसे 800 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ ज्ञात करो। अब देखो 5 सेब खरीदे हैं 80 रुपए प्रति सेब की दर से, कहने का मतलब है उसने 400 रुपए के सेब खरीदे। आज 80 की 5 सेबों से गुणा करोगे, एक सेब 80 रुपए का, तो 5 400 रुपए के होंगे। प्रत्येक सेब पर 20 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि उसने 5 की 100 से गुणा करोगे, सॉरी, उसने 5 की 20 से जब आप गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने 100 रुपए सेबों पर खर्च कर दिया। अब पता नहीं क्या करा है, धोए होंगे शायद, या फिर और कुछ किया होगा, है ना, और फ्रेश बनाए होंगे। तो 500 रुपए उसने टोटल खर्च कर दिए 5 सेबों को खरीदने में, उन पे खर्चा करने में। उसके बाद क्या है, उसने 800 रुपए में बेच दिया। सिंपल है, 800 रुपए में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, 300 रुपए का लाभ हुआ। उसका लाभ पूछा है। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। ये हमारे ऑप्शन है, तो सिंपल ऐसे ही पूछा गया, ये लगा दोगे, 300 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे, 8509 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 5 कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर है। 5 के बाद कितने अंक है, 0 और 9, तो 2 जीरो लगा दो, 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बोला गया है, यहाँ पर ये देखेंगे, ये आपको आता होगा 52, 140, 960 और 35 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो 140, पहले 35 की 140 से कर लेना, करके दिखा देता हूँ आपको। 35 चौका 140 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका 140 पूरा कट जाएगा, तो ये तो आपका 35 से आ गया। अब 35 की आपको 960 से करनी है,
960 से 35 की करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 6 और 2 ये बचेगा, ये कितना चला जाएगा, 60 है ना, ये हम कह सकते हैं ये जाएगा कितना चला जाएगा, 7 पंजे, शायद ये 7 बार जाएगा, 35 की 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35, बचेगा 3, 7 तिया 21 और 4 24, 245 आएगा। ठीक है, तो यही आएगा, हम 245 और ये हम लगाएंगे कितना, 7 चला जाएगा बाहर। तो आप देखेंगे 10 में से 5 गया 5 और ये 15। ठीक है, यही तो हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं कुछ। एक सेकंड मैं फिर भी देख लेता हूँ। 260, ठीक है, 15 आ गया, भाग कर लो 35, 15 दूनी 30, बचेगा 5 और ये आपका 15, 5 तिया 15, तो ये आपका 5 हो जाएगा। लास्ट में जाके HCF ज्ञात करोगे आपको यही आएगा। आगे हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना 4.5 से किसके गुणा करें कि इतना आ जाए। ठीक है, आपको आना चाहिए ये वाला सवाल, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, 12 दर्जन का मतलब होता है, देखो 12 दर्जन का मतलब होता है एक शकल। जब भी इस तरीके से आ जाए एक शकल, ऑप्शन नंबर ये वाला लगा देना, ए वाला। ठीक है, कर लोगे। चलो 55 देखो, एक ट्रेन 30 दिनों में कितनी 5460 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और प्रतिदिन की औसत दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिदिन की पता करनी है। तो 64, एक ही दिन की बात की जा रही है तो औसत तो मतलब ही बनता, औसत का तो मतलब ही नहीं बनता। बस 5460 की 30 से भाग कर दोगे 0 और ये आ जाएगा आपका 18 तिया 54 होता है और 3 दूनी 6, 182 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये आप देखेंगे 56, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्या करो, आप 90 किलोमीटर चल रही है, 5/18 से गुणा करो, तो ये 18 पंजे 90 हो जाएगा, 5 पंजे 25 सेकंड आ जाएगा। अब 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 25 आपका ये आ गया, 25 की डायरेक्ट आप 8 से गुणा कर दो, 25 कितना हो जाएगा, 200 मीटर की दूरी तय करेगा ये वाला। ठीक है जी, हो गया। ये देखो 57 नंबर क्वेश्चन, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। सारी चीजें सेंटीमीटर में तो डायरेक्ट करना, L गुणा B गुणा H। ठीक है, यानी कि 8 गुणा 10 गुणा 30 कर लो, सब लग लो। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, 8 दाएं 80 हो गया, 80 और 30 की गुणा करोगे कितना होगा, एक सेकेंड, ये 10 की, ये कितना है 10 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है, ये 80 और 30 की गुणा करो, 3 अट्ठे 24 और ये डबल 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, 2400 घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 58 देखो, 5/18 गुणा 20/3 भाग 6/5 को सरल करना है। तो सरल कर लोगे, कैसे करोगे, 5/18 लिख लेना, गुणा कर देना 20/3 और ये ऊपर चला जाएगा 5, तो 5/6 कर देना, बस सिंपल। कर लोगे कि नहीं। इसमें थोड़ा सा भाग तो करना पड़ेगा हमको। तो जो चीज़ें पहले कट सकती हैं हम उसको काट लेते हैं, कटेगा तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम करेंगे। 2 तिया 6, 2 दाएं 20 कर लेंगे। ठीक है, और ये 2 चौके 8 और ये 2 पंजे 10 कर लेंगे, 5 पंजे 25, 125 लिखेंगे ऊपर और नीचे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 125/36 आ जाएगा। 125/36 भाई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये वाला, 125/36, तो यही राइट आंसर है। चलो, ये आपको 59 का आपको जवाब देना है और 60 का भी देना है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो बस ये कर लेना और कोई बात नहीं है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि क्या आपका राइट आंसर था। तो ये आपका हो गया नवोदय विद्यालय का कंप्लीट पेपर। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया होगा मैंने। ठीक है, डेली वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, बस आप देखते रहो। थैंक यू बच्चों।